नमस्कार। विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम कन्यादान कविता का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। इस कविता में एक माँ अपनी पुत्री के विवाह पर परंपरागत आदर्श रूप से हटकर यथार्थ में जीने की सीख देती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था, प्रामाणिक था। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, माँ का जो दुख था लड़की को दान में देते वक्त, जब लड़की को विदा कर रही थी तो माँ का दुख जो था बहुत ही वास्तविक था, क्योंकि वास्तव में वही उसकी अंतिम पूंजी थी। वास्तव में लड़की ही उसके जीवन के अंतिम पूंजी थी, जिसके साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांटा करती थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसकी बेटी अभी बहुत ही भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। वह तो अभी सयानी भी नहीं हुई थी, अर्थात ना तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह योग्य थी और ना ही दीन दुनिया की समझ उसे अभी आ पाई थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज की बंधनों का ज्ञान ही नहीं था। वह काल्पनिक सुखों की अनुभूति तो करती थी, किंतु उसे वैवाहिक जीवन के झंझटों का और दुखों का ज्ञान ही नहीं था। लेकिन दुख बाँचना उसे नहीं आता था। जब लड़की का विवाह हो रहा था, वो बहुत कम उम्र की बच्ची थी, तो उसको इस बात का एहसास ही नहीं था। उसे तो केवल तैयार होना, सजना, इन सब का एक खुशी सी महसूस हो रही थी। उसे ससुराल पक्ष में होने वाले दुखों का कोई एहसास ही नहीं था। दुख बाँचना उसे आता ही नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह जो थी उसे तो वैवाहिक जीवन की एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, धुंधले प्रकाश का, अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तुकों का और लय से बंधी हुई काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, केवल उसे उन्हें पढ़ने का ही एहसास था, उनके अंदर उनकी गहराइयों को नहीं जानती थी। आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान था। वह काल्पनिक सुखों से में जीती थी। प्रश्नोत्तर: किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है और क्यों? लड़की की माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है क्योंकि लड़की की माँ अपना हर सुख दुख अपनी कन्या के साथ बांटती थी। उसे दुख है कि उसके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, मानो उसकी अंतिम पूंजी भी उसके हाथ से निकल जाएगी। वह बहुत ही इसलिए अपनी पुत्री के जाने पर बहुत ही दुख में है। लड़की के सयाने न होने के का क्या आशय है? लड़की अभी सयानी नहीं है, माँ ऐसा कहती है, तो उसका क्या आशय है? लड़की के सयाने न होने का आशय है उसको दुनियादारी की समझ ना होना, उसका भोला और सरल होना, प्यार के छलावे में आकर उसका स्वयं छले जाना, ससुराल में दबकर रह जाना और मनमाने अत्याचार सहना। लड़की का इसी बात का माँ को है कि बच्ची बहुत सयानी है, अभी उसे बातों का एहसास ही नहीं है कि ससुराल में क्या क्या होगा, वो तो केवल खुशियाँ ही बनाने जा रही है। तो उस सयानेपन को लेकर माँ को बहुत ही दुख है। धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का भावार्थ समझ स्पष्ट कीजिए। माँ कह रही है ना, धुंधले प्रकाश की पाठिका, पाठिका है वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का आशय है विवाह सुख की
अस्पष्ट सी जानकारी होना, उसे वैवाहिक सुख के पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल एक अस्पष्ट सी जानकारी है। विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान होना, उसको केवल इस बात का एहसास है कि विवाह में अच्छा होता है, वहाँ जाके खुशियाँ मिलेगी, इसी बात का उसको एहसास है। तो विवाह के सुरीलेपन का एहसास होना, केवल मोहक पक्ष का ही उसको ज्ञान है। माँ के मूल चिंता क्या है? माँ की मूल चिंता क्या है? माँ की मूल चिंता क्या है? माँ की मूल चिंता यह है कि उसकी बेटी सयानी नहीं है, भोली भाली है, सरल स्वभाव की है, वह वैवाहिक जीवन के कष्टों और कठिनाइयों को नहीं जानती, इसलिए वह बेटी के संभावित दुखों के बारे में सोच सोचकर घुली जा रही थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इन पंक्तियों से मुझे यह एहसास हो रहा है, मुझे यह महसूस होता है कि वह लड़की सरल, भोली और दीन दुनिया से की चालों से अनजान है। वह वैवाहिक सुखों के बारे में थोड़ा बहुत जानती है, परंतु ससुराल में मिलने वाले अन्य दुखों के बारे में कुछ नहीं जानती। इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी भाषा है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सयानी बिटिया ससुराल जा रही है और कल्पना लोक में ही विचरण कर रही है। कल्पना लोक में विचरण करती बेटी को उसकी माँ ने कन्यादान करते हुए सीख दी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ बिटिया से कह रही है, बेटी तू ससुराल में जाकर अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, केवल रूप सौंदर्य को ही देखकर उसी पर मुग्ध होकर मत रह जाना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर प्रसन्न मत होना। तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सभी को बांध लेगा। जीवन की वास्तविकता कुछ और ही है। माँ बेटी से कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। अपनी बिटिया से क्या कहती है माँ बेटी से कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, आग जलने के लिए नहीं होती, अर्थात आग से जलकर आत्महत्या नहीं करनी है। यह कायरता है। तू घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को मत सहना। माँ बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी के सच्चाई का ज्ञान कराते हुए कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। क्या कहती है माँ कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत रहना। ये तो दूसरों के द्वारा कहे गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह हैं। जैसे कोई आपकी सुंदरता देखकर या आपको आभूषणों से लदा हुआ देखकर आपकी प्रशंसा करता है, आप उस पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन वो कह रही है अपनी बिटिया से कि तुम इन पर मोहित मत होना। जो स्नेह का आभास दिलाते तो हैं, इनसे स्नेह का आभास दिलाकर लेकिन उससे अपने बंधनों में बांध लेते हैं। तुझे बंधन में जकड़ लेंगे इस तरह से। ससुराल में रहकर तुम इन बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ बिटिया से क्या कह रही है कि ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण तो करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचारों को मत सहना, क्योंकि अत्याचारों को सहकर दुर्बल बिल्कुल मत होना। तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार से में सावधान रहना।
प्रश्नोत्तर। माँ ने चेहरे पर रीझने को क्यों मना किया है? माँ बेटिया से कहती है कि यार तुम दर्पण में अपने मुख को देखकर अपने चेहरे पर रीझना मत। वो क्यों कह रही है? क्योंकि लड़की का अपने चेहरे पर रीझना हानिकारक है। वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा किए जाने पर प्रसन्न हो उठती है, जिसका परिणाम उसे बंधनों में बंद कर चुकाना पड़ता है। कविता में आग के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? कविता में आग के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की समस्या की ओर संकेत किया गया है। आग के बारे में कुछ कहते समय माँ के मन में क्या रहा होगा? आग के बारे में अपनी बेटी को समझाते हुए माँ के मन में कई डर पैदा हुए होंगे। उसने कई बेटियों की ससुराल में आग में झुलसने की खबर सुनी होगी। अतः उसे डर लगा होगा कि कहीं बेटी के ससुराल वाले दहेज के लिए या उसे दबाने के लिए उसे आग के हवाले न कर दें। शारीरिक भ्रम से क्या आशय है? इसकी समानता किससे की गई है? शारीरिक भ्रम का आशय है शब्दों के द्वारा किसी काल्पनिक वस्तु को वास्तविक सा दिखा देना। जैसे कोई वस्तु वास्तव में वैसी ना हो, परंतु उसको शब्दों के इतनी मधुरता से उन शब्दों को बताया जाए कि वो वस्तु वैसी ही दिखाई देने लगे, तो वो वास्तविक सा रूप दे देना। इसकी समानता बहू को मिलने वाले सुंदर कपड़ों और गहनों से की गई है। ये भी बहू के मन में भ्रम पैदा करते हैं कि उसके ससुराल वाले उससे सचमुच प्यार करते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? लड़कियाँ शालीन होती हैं, परंतु अक्सर उनकी शालीनता और कोमलता को उनकी कमजोरी मान लिया जाता है। उन्हें अबला समझकर उन पर अनेक अत्याचार किए जाते हैं। इसलिए माँ विवाह के उपरांत विदा कर रही बेटी को समझाती हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत होना, दिखाई मत देना लड़की जैसी। शालीनता के गुणों को संजोकर रखना और सबका सम्मान करना, परंतु लड़कियों जैसा कमजोर मत दिखना और किसी के अत्याचार को सहन मत करना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य देखें।